it? Or the next question, in your opinion, does deontology complements or replaces it? इन दोनों को हम अभी टच करेंगे, हम अभी वर्च्यू पे बात करेंगे और बात हम इंटरैक्टिव ही करेंगे, ठीक है? आपने कहा आपके क्वालिटीज होती हैं, इनहेरेंट होती हैं, इनबिल्ट होती हैं और एडॉप्ट नहीं होती। नेक पायस पर्सन वर्चुअस होता है, वो क्वालिटीज वर्च्यू होती हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट यू सेड. Going back into the historical perspective of ethics, actually ethics तो बहुत जमाने से है. हम हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं. मैं इस वक्त इसको सिर्फ हेल्थ सेक्टर के एंगल से लेके चल रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल सोसाइटी एट लार्ज. तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो बहुत कदीम जमाने से वर्च्यूज के ऊपर बात हो रही है, एथिक्स पे बात होती है. एरिस्टोटल, प्लेटो के जमाने से एथिक्स पे बात होती है. हम इसको आके कब एक्सपोज हुए? वे बैक जब न्यूरमबर्ग कोड, बेलमोंट कोड जब एग्जिस्टेंस में आया. और ये दोनों कोड्स उस वक्त एग्जिस्टेंस में आए कि जब एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप्स में रिसर्चेस होना शुरू हो गई थी टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस. और उसमें से बहुत ज़्यादा स्टडीज ऐसी थी जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर हो रही थी. वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब ये वल्नरेबल पॉपुलेशन को रिसर्चेस में इन्वॉल्व किया गया और नेचुरल हिस्ट्री डिजीज की स्टडी की गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे वल्नरेबल पॉपुलेशन को एट अ डेफिशिएंट स्पॉट रखा गया और वो अफेक्ट हुए उससे. तो एक्चुअली वहाँ से रिसर्च एथिक्स डेवलप होना शुरू हुई. वो रिसर्च एथिक्स जब वहाँ से डेवलप हुई तो कुछ प्रिंसिपल्स बने, कुछ कोड्स बने, जिनमें सबसे पहले यही न्यूरमबर्ग कोड और बेलमोंट कोड्स आए. और इवेंचुअली यही कोड्स जो थे ये ओवरऑल क्लिनिकल हेल्थ केयर पे भी अप्लाई होने शुरू हो गए. स्टार्ट ये वहाँ से हुए थे. वहां से ये कोड्स स्टार्ट हुए थे जिनको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिनको आपने अभी पिछले सेशंस में भी एथिकल प्रिंसिपल्स के नाम से सुना होगा. तो वो ethical principles वहां से start हुए, and those ethical principles actually they were designed from the background of research, but they apply on the clinical ethics too. ये तो यहाँ से स्टार्ट इस तरह हुए. लेकिन वे बैक एरिस्टोटल और प्लेटो के जमाने में वर्च्यूज के ऊपर बात करना तब भी था, वर्च्यूज के ऊपर डिबेट करना तब भी था. और वर्च्यूज को मुकद्दम जानना और उनको इम्प्लीमेंट करना या उनका अप्लाई होना सोसाइटी में अपॉन द पीपल, इट वाज प्रेजेंट देन एट दैट टाइम टू. अब आपने कहा, यू सेड क्वालिटीज in a person, they are virtues. You said a pious person is a virtuous person. You said qualities are inbuilt. They are there from the beginning in a person. How does a quality become a virtue? Actually, a quality becomes a virtue when it is being consistently practiced with the high moral standards of that particular trait. आपने कहा ट्रेड्स बताए, आपने अपने सब ने some prominent traits जो इस वक्त आपके जहन में आए अपने बारे में आपने बताए. Someone said honesty, someone said I'm friendly. आपने ये अपने strong traits बताए. These strong traits, when these strong traits or any other strong trait in a person, when they are of the highest moral standard वो होगा which is being approved, which is being adopted, which is being taken as the right moral standard by the majority people of the society, of the community. That will be a high moral standard. When that particular trait is of the high moral standard and is being practiced
by a particular person who holds it consistently, every time, all the time, in every situation, then it becomes a virtue. Agreed कि क्वालिटी होती है कोई आपके अंदर, क्वालिटी कोई मौजूद होती है, कोई इनहेरेंट होती है, वो किस तरह फ्लरिश करती है, वो किस तरह रिफाइन होती है, और वो किन मॉरल स्टैंडर्ड तक पहुंचती है, कितना कंसिस्टेंटली वो सस्टेन करती है, किस तरह वो किसी एक एजेंट या एक पर्सन के कैरेक्टर का हिस्सा बनती है, ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस, वो उसके अंदर कल्टीवेट होती है, तो फिर वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस होती है बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, तब वो वर्च्यू कहलाता है, तब वो ट्रेट वर्च्यू कहलाता है. ठीक है? आर यू विद मी अप टिल नाउ? यस मैडम. मैम इसकी एग्जाम्पल में इस तरह से हो जाएगा जैसे सादिक और अमीन की टाइटल्स हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उसको फॉलो कर रहे थे तो उनको हाई वर्चुअस कहते हैं. वुड दैट बी एन एग्जाम्पल ऑफ इट? यस, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ इट. बात वही होगी, क्वालिटी कोई है, कोई ट्रेट है. आपने कहा ऑनेस्टी मेरा ट्रेट है, आपने कहा फ्रेंडलीनेस मेरा ट्रेट है, आपने कहा हार्ड वर्किंग मेरा ट्रेट है. तो अगर ये हार्ड वर्किंग या ऑनेस्टी या ट्रस्टवर्दीनेस, इफ इट सस्टेन्स इटसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पर्सन consistently in the given circumstances up to the high moral standards which are expected or which are accepted by the majority of the community, then it becomes a virtue. Sadiq and Amin is a good example. Thank you for that. It's a good example. But आपके ख्याल में क्या Sadiq and Amin as a virtue will be called a virtue for everyone? Yeah, it will be called as a virtue for a person who holds it consistently through every circumstance. And when majority of people of the community, when they are adopting it as a high moral standard, and they accept it as a high moral standard, and they adopt it and they practice it and they sustain it, then it becomes a virtue. Are we clear up till now? When this is so, that actually those virtues, they enable a person to do his act well, do his act well, or do his duty well. अब ये दोनों बातें किसी भी सूरत में हो सकती हैं. Do his duty well, because we all are healthcare professionals, it can be in a professional capacity. Do his act well can be in any general capacity, in the social society, in the community, whatever. It can be generalized. So that those virtues in a person, they make a person, enable him to do his work well and act well in a given situation. Clinical ethics, when we talk about clinical ethics, so as I said, और आपको पिछले सेशंस में से अब तक जो हुए हैं आपके, उनसे आपको आइडिया हुआ होगा जरूर कि द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, जो कि मेन 4 प्रिंसिपल्स लिए जाते हैं ब्यूचैम, चिल्ड्रस एंड ब्यूचैम के, दोस 4 प्रिंसिपल्स दे अप्लाई टू आवर क्लिनिकल एथिक्स टू. एंड आई एम श्योर आप अपने क्लिनिकल एथिक्स में, आप अपने क्लिनिकल सेटिंग में जरूर उनके उन प्रिंसिपल्स के नाम लेते होंगे, कुछ प्रैक्टिस होती होगी, अब उनके ऊपर बात होती होगी, या कुछ उनके साथ रिलेटेड वर्क होता होगा. दोस क्लिनिकल प्रिंसिपल्स, उनके ऊपर कुछ डिबेट चलती रहती है. सिंस सोसाइटी, कम्युनिटीज, societies at large are always evolving. एरिस्टोटल के जमाने से लेके अब तक भी तो society has evolved a lot. Communities have evolved a lot. And this process is going to go on like this. Things, human beings are going to change in various ways, and there will be some kind of evolvement going on all the time in the society. Presently,
since those principles were adopted or those principles were developed through research and they then applied on the clinical setting also, the debate is that the principles actually do not, or we can say that principles do not cover the whole of aspects of the ethics that apply, that is concerned with within the healthcare, because there are so many actors who are playing their role in the healthcare setting. So प्रिंसिपल्स अकेला हमें ये कहना कि एटोनॉमी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो हर चीज ठीक होगी उस सिनेरियो में, जरूरी नहीं है. बेनिफिसेंस का प्रिंसिपल अप्लाई होगा उस सेटिंग में तो हर चीज ठीक होगी, जरूरी नहीं है. दिस इज द डिबेट व्हिच इज देयर, दैट क्लिनिकल एथिक्स विद इट्स प्रिंसिपल हैज सम कॉमन, थोड़ी बहुत वहां पे लिमिटेशंस हैं. अप्रोचेस जो हम देख रहे होते हैं, आपने कैंट का नाम सुना होगा पिछले उसमें, और यूटिलिटेरियनिज्म की बात सुनी होगी. तो यूटिलिटेरियनिज्म में क्या बात होती है? कैंट के कहता है कि ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल. उसकी अप्रोच ये है, उस फिलॉसफी की अप्रोच ये है. कॉन्सिक्वेंशलिज्म की अप्रोच ये है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा हो रहा है, द रिजल्ट विच इज कमिंग आउट ऑफ एन एक्शन, इज इट गुड, इज इट नॉट गुड, वेरी गुड, वॉट एवर, वॉट इज द कॉन्सिक्वेंस. वर्चू एथिक्स की अप्रोच एक डिफरेंट तरफ से आती है. कांट की यूटिलिटेरियनिज्म की जो अप्रोच है, जिसकी एक बहुत कॉमन या बहुत एक मशहूर एग्जांपल है जो शायद आप लोगों ने पिछले सेशन में की हो, ट्रॉली एग्जांपल, जिसमें ट्रेन ट्रैक के ऊपर एक साइड पे एक आदमी है और वो उसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी, या आपने 5 को बचाना है या आपने 1 को बचाना है. तो वो वाली फिलॉसफी जो है वो एक्टर को, द एजेंट हु इज डूइंग दैट एक्ट, उसको उसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करती. वो फिलॉसफी एम्फेसाइज करती है ऑन द ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर के ऊपर, यूटिलिटेरियनिज्म. और कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहती है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है. जबकि वर्चू एथिक्स कहता है कि एक्टर, एजेंट जो वो कर रहा है एक्ट, the person who is doing the act, the agent who is doing that particular act, the actor who is doing that particular act, वो उसके ऊपर फोकस करती है. वर्चू एथिक्स उस पे फोकस करता है. क्यों? Why? Because virtue ethics actually is dealing with all those qualities, those traits जो आपने गिने भी, आपने अभी बताए कुछ, और बहुत सारे वर्चूज हैं, बहुत सारे ट्रेट्स हैं विच आर वर्चूज. वर्चू एथिक्स एक्चुअली कैरेक्टर की उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करता है, एक्टर के, एजेंट के उन वर्चूज ट्रेट्स के ऊपर फोकस करता है. तो यहाँ पे जो फिलॉसफी हम हेल्थ केयर के हवाले से देख रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पैराडाइम है, बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, बहुत बड़ा पैराडाइम मॉडल है हमारे पास, जहाँ पे हम वर्चू एथिक्स को अब इवॉल्व होते हुए बहुत तेजी से देख रहे हैं. और डिबेट इसीलिए हुई और डिबेट होती भी रहेगी कि बेसिक बेंचमार्क प्रिंसिपल्स जो हैं वो तो हैं हमारे पास, मौजूद हैं, वही वाले 4 प्रिंसिपल्स जो कि चिल्ड्रस एंड ब्यूचैम्प ने दिए, जो कि न्यूरेमबर्ग कोड से आगे आए, जो कि बेलमोंट रिपोर्ट से आगे आए. तो वो प्रिंसिपल्स बेंचमार्क के तौर पे मौजूद हैं फॉर अस टू हैव अ कंपैरिजन. बट सिंस ह्यूमन द कम्युनिटी हैज इवॉल्व्ड, interactions have between the human beings have evolved, dynamics have changed between different members of the society. तो बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई. जब बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं, जब बहुत सारी चीजें और डेवलप हो रही हैं ह्यूमन इंटरेक्शंस में, तो वहां पे ऑब्वियसली कुछ ऐसा चाहिए which covers more of the stakeholders own characters, which covers or which encompasses, which focuses upon the traits and qualities and virtues of the stakeholders or the agents. और जैसे मैंने शुरू में कहा कि वर्च्यू वो तब बनता है, और मैंने नहीं कहा बल्कि वो एरिस्टोटल ने कहा,
एंड आई एम कोटिंग इट, कि वर्च्यू वो तब बनती है, क्वालिटी या ट्रेट, when it is being accepted as the high moral standard by majority of the people in the community and is adopted and is consistently practiced, it is then taken as a virtue. तो मेडिकल जो पैराडाइम है, मेडिसिन का जो पैराडाइम है, हमारे पास यहाँ पे वर्च्यू एंड कैरेक्टर एथिक्स को और इसके रिलेशनशिप को विद अदर थेरीज, जो कि एथिक्स की दूसरी थेरीज हैं बाकी, उनको स्टडी करने का, इसको इवॉल्व होने का हमारे पास बहुत सारी स्पेस है यहाँ पे। और मेडिकल कम्युनिटी इज टेकन एज अ मॉरल कम्युनिटी बिकॉज ये एक्सपेक्ट किया जाता है और ये एक्सेप्ट किया जाता है that the people in the medical community, the members of the medical community, they are bound together to each other by a common moral purpose. हमारा एक बहुत common moral purpose होता है जिसके लिए हम एक दूसरे के साथ we are bound to each other with that common moral purpose, and then we work together towards getting to the goal of that common moral purpose. Obviously, doctor, patient, families, society, ये वहां पे स्टेक होल्डर्स के तौर पे, एक्टर्स के तौर पे वहां पे इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जहां अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की, हम बात करते हैं मेडिकल हेल्थ केयर में प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं, तो वो प्रोफेशनल एथिक्स एक्चुअली किसके ऊपर बेस कर रही हैं? वो प्रोफेशनल एथिक्स डेफिनेटली they do base upon the ethical principles, but they also, in a bigger scope, they also base upon the virtue ethics, the character ethics. virtue ethics पे बेस कर रही होती हैं वो प्रोफेशनल एथिक्स, तभी तो हम उसको प्रोफेशनली हम उन एथिक्स को उसके ऊपर बेस करते हैं, तो हम उसको प्रोफेशनल एथिक्स का नाम दे सकते हैं। हम उनको, उनमें से एजेंट को, वर्चुअस एजेंट को निकाल नहीं सकते। हम वहां पे वर्चुअस एजेंट की जब बात करते हैं तो वो वर्चुअस एजेंट वो होता है जिसकी क्वालिटीज मॉरल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाई लेवल पे होती हैं एंड दे आर बीइंग एक्सेप्टेड एंड अडॉप्टेड बाय अदर्स टू, एज वेल एज by that particular person being practiced consistently. तो वर्च्यू एथिक्स एक्चुअली ये हेल्थ केयर सेटिंग में अब ज्यादा इसके ऊपर डिबेट हो रही है, इसके ऊपर बात होती है कि एथिकल प्रिंसिपल्स बेंचमार्क, लेकिन एथिकल प्रिंसिपल्स क्लिनिकल सेटिंग में पूरी तरह एथिक्स के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर पाते अनलेस एंड अनटिल द स्टेक होल्डर्स और उन स्टेक होल्डर्स के कैरेक्टर को और उनके मोटिव्स को और उनकी इंटेंशंस को और उनके थॉट प्रोसेस को, उनके इंटेलेक्ट को बीच में नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा, तो खाली सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के प्रिंसिपल्स कवर नहीं कर पाएंगे, एड्रेस नहीं कर पाएंगे एथिकल कंसर्न्स को दैट कीप अराइजिंग इन द हेल्थ केयर सेटिंग। I hope I'm not, you are with me up till now. Sumaira, Dr. Khan, sorry, Dr. Adnan, Dr. Sumaira, all others. Yes, madam. Are you with me? मैं बहुत मुश्किल तो नहीं बात कर रही अभी तक, मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ कि मैं आसान बिल्कुल बात करूँ। थोड़ा सा लॉस जरूर हो रहे हैं लेकिन ये ट्राइंग टू कीप पेस आल्सो, थोड़ा सा है वो ना कंफ्यूजिंग सा, बट आई थिंक आप 2-3 दफा एक्सप्लेन कर रही हैं तो उससे चीजें क्लियर होती जा रही हैं। होती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होती जाएंगी। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाऊं, क्योंकि मैं खुद इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को इसकी समझ नहीं पाती, फिर वो बंदा लॉस्ट हो जाता है। तो आई हैव ट्राइड टू कीप वेरी सिंपल पॉइंट्स हियर, लेकिन चूंकि जाहिर है आप मैं इसको 2-3 दफा इन चीजों को पढ़ चुकी हूँ, तो शायद मुझे लगता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बहुत सिंपल और आसान सी बात आपके साथ करूं। इसीलिए मैंने कुछ चीज शुरू में आपसे जो पूछी थी ट्रेड्स पे, हम बात उसी को ही लेके चलेंगे और
उन्हीं को हम वर्च्यू बनाएंगे और उन्हीं पे हम समझेंगे। आई होप आई विल बी एबल टू मेक इट क्लियर टू यू मोर। अच्छा, अब हमने बिल्कुल हिस्टोरिकली एरिस्टोटल के जमाने से बात आई आगे कि वर्च्यू होता क्या है, और होती वही चीज है जो आपने कहा कि किसी के अंदर जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी कितना कंसिस्टेंटली हाई मॉरल स्टैंडर्ड के मुताबिक मेजॉरिटी of the community is accepting it, adopting it, and the agent person जो वो कर रहा है, जिसके अंदर वो quality है, that agent is doing it consistently in various situations, in various circumstances, ठीक है, तो वो virtue कहलाता है, फिर वो quality virtue कहलाता है। अब एरिस्टोटल ने जब इसको वर्च्यू एथिक्स को एक्सप्लोर किया तो उसने ये कहा कि हमें एग्जामिन करना चाहिए द नेचर ऑफ एक्शन, हमें एग्जामिन करना चाहिए द नेचर ऑफ एक्शन, हाउ वी ऑट टू डू देम, हम किस तरह एक्शन करते हैं। हमसे मुराद एनी एजेंट, एजेंट यहाँ पे द पर्सन हु इज एक्टिंग, ठीक है, एनी एक्टर दैट इज कॉल्ड एज एजेंट। हाउ द एजेंट इज एक्टिंग, हाउ द पर्सन इज एक्टिंग, हमें उस एक्शन के नेचर के ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि हर एक्शन का जो नेचर है वो उस ओकेजन के मुताबिक अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक एजेंट का एक्शन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब आपके ख्याल में किसी भी सर्कमस्टांस में, किसी भी ओकेजन पे, किसी भी सिचुएशन में एजेंट कोई भी हो, कोई भी वहां पे पर्सन है जो एक्ट कर रहा है, इस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा किस किन किन चीजों के ऊपर बेस करके वो उस ओकेजन पे कोई एक्शन करेगा। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? हम किसी जगह पे किसी सिचुएशन में भी अगर होते हैं प्रोफेशनली, आप सारे लोग इस वक्त मेरे ख्याल है अपने अपने वर्क प्लेस से के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, अपने अपने वर्क प्लेस के ऊपर जो भी सिचुएशन होती है, हम वहाँ पे जब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जब एक्ट करते हैं, तो वो एक्ट करना जो हमारा होता है उस सिचुएशन में किन चीजों पे बेस कर रहा होता है? डॉक्टर सुमेरा। आई थिंक कि उससे इफेक्ट क्या आ रहा है, अगर हम पेशेंट के भी जाएं तो जो सिचुएशन है उससे, हम्म, उस सिचुएशन में अगर मैं कोई एक्ट करती हूँ तो उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है क्या, उसके इम्पैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा अगर जो मेरा एक्शन होगा वहां पे। अच्छा, आप बात कर रही हैं उसके कॉन्सिक्वेंस के ऊपर, कि आपके बिल्कुल। एक्शन से उस सिचुएशन पे इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, आपने इस जी। एंगल से बात की। कोई और एंगल भी हो सकता है आपके एक्ट करने में, आप आखिर एक्ट जो कर रही हैं किसी भी सिचुएशन में, जो एक्ट आप करेंगी वो एक्ट किसी और चीज पे भी तो बेस करेगा ना। कि एक वो बात तो हो, इटसेल्फ सही है या गलत है एक्ट, इम्पैक्ट और के अलावा द नेचर ऑफ द एक्ट हो जाएगा। अच्छा, और एनीथिंग एल्स? ये दो ही आ रहे हैं जहन में मेरे को। कोई और तीसरा नहीं? क्या? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। कोई और, एनीवन वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इनटू इट? मुझे अब नाम देखने पड़ेंगे, मुझे नाम याद नहीं रहते, एक एक आधा नाम याद रह गया तो। डॉक्टर सारा, आप कुछ ऐड करेंगी इसमें? डॉक्टर अनीसा, देखें, मैडम डॉक्टर सुमेरा। सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है हाउ टू एक्ट, लाइक यानी एक तो पहले तो डिपेंड करता है कि वो जो हम एक्ट कर रहे हैं दैट इज मोरली करेक्ट और नॉट। ठीक है ना, अच्छा। किसी भी सेटिंग में व्हेन वी आर डूइंग एनीथिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ना, तो एक तो स्टैंडर्ड्स है, अगर स्टैंडर्ड से हटके है तो इट इज नॉट मोरली करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट इज स्टैंडर्ड्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मोरल्स। सो हम्म पहले तो ये चीज आती है कि वो सही है कि नहीं है। दूसरा सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि अभी जैसे इमरजेंसी है, इलेक्टिव है, उस टाइम पर विच एक्ट वुड हैव बीन अ मोर अप्रोप्रिएट मोरली, तो वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में would there be any focus upon the agent's own traits, the agent's own character traits? आपने बहुत Yes. सारे अभी कैरेक्टर ट्रेट्स अपने बताए ना, सबने दो दो बताए, ठीक है। आप सोचें, जस्ट टेक हाफ अ मिनट एंड थिंक अपॉन इट। क्या आपका कोई भी एक्शन, ये जो कुछ अभी आपने बताया ये बातें भी ठीक हैं, लेकिन क्या is there any role of your own traits in taking that particular action, that Yes, madam. particular act? Yes, madam. होता है? मैम ये अगर जैसे एक डॉक्टर है और लाइक वी ऑल हेल्थ प्रोफेशनल की अगर हम बात करें, तो अगर मिसाल हम ड्यूटी पर कोई बंदा है और कोई ऐसा यानी उसको अपना कोई रिस्पॉन्स देनी है इन और सिचुएशन ओवर सिचुएशन, तो वो डिफरेंट तरीकों से एक्ट कर सकते हैं। वो उस पर भी डिपेंड करता है उसकी खुद की ट्रेट्स क्या है। वो सीनियर को इन्वॉल्व करे, वो जूनियर को इन्वॉल्व करे, वो ब्लेम गेम करे, वो सिचुएशन से हट जाए, दो वो डायरेक्टली नुकसान ना पहुंचाए, पर मुख्तलिफ तरीकों से वो एक्ट कर सकता है। वो उसके पर्सनल मोरल वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन योर ओन ट्रेट्स एज वेल। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन। यही चीज यहाँ पे मैं क्लियर करने की बात कर रही हूँ कि इस पे हम बात करें कि नेचर ऑफ एक्शन को एग्जामिन करना, ठीक है, बिल्कुल। एजेंट के अपने एक्ट को देखना, बट एजेंट का एक्ट करना जो है, द एक्ट विच इज बीइंग डन बाय द एजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ओकेजन will also have an emphasis or focus upon his or her own personal character traits. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वही ट्रेड्स जो उसके अंदर किसी वर्चुअस एजेंट के अंदर, वर्चुअस एजेंट हम उसको कह रहे हैं यहाँ पे एज अ स्टैंडर्ड, हु विल होल्ड द वर्च्यूज ऑफ हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड विल एक्ट in the right appropriate way in a given situation. हम उसके साथ कंपेयर करें कि अगर वर्चुअस एजेंट है और वो वर्चुअस एजेंट की बात हो रही है, तो फिर वो वर्चुअस एजेंट जिस तरह उस पर्टिकुलर ओकेजन पे उन तमाम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के दरमियान में जब वो एक्ट करेगा, तो वो क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, तो वो उसके ट्रेड्स पे भी बेस कर रहा होगा, उसके अपने वर्चुअस ट्रेड्स पे भी बेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे एरिस्टोटल एक्चुअली इस चीज के ऊपर उसका एम्फेसिस उसने दिखाया कि ट्रेड्स कहीं जाते नहीं है, दे कैन नॉट गो एनीवेयर। वन कैन नॉट माइनस द ट्रेड्स इन अ पर्सन एंड थिंक अपॉन ओनली द कॉन्सिक्वेंस and focus upon only the consequence. Consequence जो आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है, वो किसी एजेंट के एक्ट करने की वजह से आ रहा है। और एजेंट का एक्ट करना जो है, वो एजेंट के भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उस एक्ट इटसेल्फ के ऊपर भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होंगे, और फिर आपके पास रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस आ रहा होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एजेंट, ट्रेड्स, the virtuous traits, they are important. Then another virtue is habitual disposition. Habitual disposition जो होगी उसको हम इस तरह कहेंगे, disposition को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि consistent way of approaching towards any situation, towards any happening, towards any circumstance. Consistent habitual way of approaching. अब हम आम बिल्कुल डे टू डे लैंग्वेज में बात करते हैं कि so and so person is very positive thinking, he has got a very positive disposition. तो उससे हमारा क्या मतलब होता है? आई थिंक उससे हमारा मतलब ये होता है कि so and so person is majority of the time he or she is thinking positively in every situation. In whatever the situation is, he or she thinks positively about that particular situation. And then whatever comes around, that is a second step. But the approach of a person, habitual approach of a person,
in different circumstances is the disposition of that person. So virtue is a habitual disposition to act well. Habitually, if an agent has the disposition of holding a positive attitude towards any situation given at hand, positively, will be taken consistently. If it is being practiced consistently, then it can be taken as a virtue. And that virtue, that habitual disposition will lead the agent towards acting well, acting in a desired way, which turns out to be in a good result as an impact of that particular act. Key virtues Aristotle के ज़माने से भी, which were given as a generalized virtues: wisdom, courage, temperance, and justice. And these 4 key virtues, they were recognized by both Aristotle as well as Plato. इन्हीं key virtues को आगे अब तक ethics की तमाम debates में और clinical ethics में भी इन्हीं को employ किया गया है, along with the benchmark of ethical principles. लेकिन baseline virtues यही है. Virtues और भी हो सकते हैं. आपने इतनी सारी qualities, इतने सारे traits बताए, अपने strong traits बताए. अगर वो strong trait high moral standard के मुताबिक है honesty का, और कहने वाला the holder of that trait, that agent, consistently practices the trait of honesty in every situation he or she is in, becomes a virtue. Wisdom, courage, temperance and justice, ये 4 key virtues हैं. बाकी और virtues बहुत सारे भी हैं. Trustworthiness virtue है, honesty virtue है, dutiful virtue है, being empathetic virtue है, empathy virtue है. लेकिन वो virtue हर चीज जो है वो आगे आगे with evolving of human interactions चीजें virtue के तौर पे qualities and traits सामने आते हैं. Basic, बिल्कुल basic, way back from the historical times, ये 4 virtues key virtues हैं, और ये they are still in the base, in the foundation of all the ethical studies and theories and everything. They are there. Temperance, किसी को अगर clear ना हो तो मैं थोड़ा सा clear कर दूं. Temperance is actually voluntary holding back of yourself from something, some action which is not right, keeping yourself in some limits by virtue of your faith or religion or social norms. जब हम अपने आप को होल्ड करते हैं किसी चीज से तो वो टेम्परेंस कहलाता है. Voluntary holding back within some given limits which are there by virtue of our faith, our religion or social norms, that is actually temperance. Temperance का word जो है ये एरिस्टोटल के जमाने में ही it came out actually. It was a movement by females of that group of females in that time who said that lips that have touched alcohol should not touch ours. Alcohol से prohibition के तौर के ऊपर वो मूवमेंट उस ग्रुप ऑफ फीमेल्स की थी और उसको टेम्परेंस का नाम दिया गया था. तो वहां से ये चीज चली, लेकिन फिर एक्चुअली वो तो कुछ अरसा ही अल्कोहल के साथ उसका लिंक रहा. टेम्परेंस एक्चुअली, द फिलॉसफी ऑफ टेम्परेंस केम आउट टू बी होल्डिंग योरसेल्फ बैक इनटू सम लिमिट्स. उस ग्रुप का भी ये एक स्टांस था कि द मेन हु आर taking alcohol
should not have physical contact with them. They said the title was like the lips that have touched alcohol should not touch ours. So बात बीच में जो philosophy है वो यही है, holding yourself back into within some acceptable norms, limits. तो टेम्परेंस का जो फिलॉसफी है वहां से आई. तो विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस, ये की वर्चूज थे जो कि एरिस्टोटल ने दी और प्लेटो ने भी इनको एक्सेप्ट किया, और यही की वर्चूज आगे चलते आ रही हैं, हमारे पास एथिक्स में चलते आ रहे हैं, बिल्ट अप इनके ऊपर और चीजें हो रही हैं. सो कंटेम्प्रेरी एथिक्स में इस वक्त जो हम हेल्थ केयर सेटिंग में बात कर रहे हैं, तो वहां पे वर्चूज वो ट्रेड्स होंगे कैरेक्टर के जो कि एक्चुअली डॉक्टर पेशेंट की डिस्पोजिशन को देख रहे होंगे. हाउ डू दे एक्ट विद दोज वर्चूज टू गेट टू अ डिजायर्ड एंड. तो बात की विजडम की, एरिस्टोटल ने भी कहा कि वर्चू विजडम है. प्रैक्टिकल विजडम जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम जो अक्लो दानिश, जो विजडम हम एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल विजडम. और एथिक्स की, बायो एथिक्स की लैंग्वेज में इसको फ्रोनीसिस कहा जाता है. तो फ्रोनीसिस या प्रैक्टिकल विजडम again is a virtue, and it is a virtue which is both intellectual virtue as well as a moral virtue. It is taken of moral high standard by majority of the community. और प्रैक्टिकल विजडम एजेंट को ये सिखाती है कि उसने किसी कॉन्क्रीट मॉरल सिचुएशन में, जो कि आइडियली हर सिचुएशन कॉन्क्रीट मॉरल सिचुएशन नहीं होती है, इन रियलिटी सिचुएशंस बहुत किस्म की होती हैं, और उनमें से चंद एक बहुत कम ऐसी होती होंगी जो कि बहुत मॉरल सिचुएशन होंगी. रादर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस वहां पे मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स बहुत जेपटाइज हो रहे होंगे. तो प्रैक्टिकल विजडम या फ्रोनीसिस का जो वर्च्यू है वो एजेंट को ये सिखाता है कि आपने किस तरह किसी सिचुएशन में एक्ट करना है, चूज करना है कि राइट थिंग क्या है करने की, क्या राइट चॉइस है, क्या राइट चॉइस लेनी चाहिए, कौन सा राइट एक्ट करना चाहिए, और कौन से आपके रिजल्ट्स आपको डिजायर्ड हैं उसके एक्शन पे, और वहां पे कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि उस सिचुएशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये जो प्रैक्टिकल विजडम का वर्च्यू है ये वहां पे रोल प्ले कर रहा होगा. अब ये वन बाय वन मुख्तलिफ किस्म के वर्च्यूज में आपके साथ बात करती जा रही हूँ जो कि हेल्थ सेक्टर में हमारे साथ रिलेट हो रहे होते हैं. और कुछ इनमें से ऐसे हैं जैसे प्रैक्टिकल विजडम अगर वर्च्यू है तो फिर प्रैक्टिकल विजडम नॉट जस्ट ओनली इन हेल्थ सेक्टर, इट इज समथिंग that if an agent holds this virtue, that agent will be applying it. If compared to a virtuous agent, that agent should be applying that virtue in generalized society also, not just in healthcare setting. So practical wisdom जो है वो virtue जो है, it is teaching us to or disposing us habitually to choose the right thing, to choose the right act in a given situation. Then another virtue is deontology, doing your duty well. Deontology says doing your duty well, and it focuses mainly on doing the duty, mainly on doing the duty. Again, the focus is on doing the duty, not on the agent's virtues, but the process, the act of doing the duty. And agreed, doing the duty well is also a virtue which is needed in healthcare sector. Do you agree with me or not? कोई आप में से जवाब दे दे, कोई इंटरेक्ट कर दे.
अदरवाइज तो अगर मैं अकेले बोलती रहूंगी तो फिर तो मेरे ख्याल है आप सो जाएंगे और आप या लॉस्ट हो जाएंगे फिर। Would anyone like to contribute on it? Practical wisdom and doing your duty well. Phronesis and deontology. Are these the virtues? Do you think these are the virtues which should be held by the healthcare professionals? Yes, madam. How so? किस तरह? आई थिंक ऑब्वियसली डिसाइडिंग उस वक्त इंटेलेक्चुअली जो भी प्रोज एंड कॉन्स को वे करके अपने कि क्या एक्शन फर्दर लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिकल विजडम उसके अंदर काम आएगी। एंड डूइंग द राइट थिंग देयर, तो उसके अंदर आपका दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा डियोंटोलॉजी का, कि डूइंग इट वेल वहां पे। डूइंग इट वेल वहां पे आ जाएगा, हम्म। ठीक है। प्रैक्टिकल विजडम जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ हेल्थ केयर सेटिंग में ही उसको अप्लाई कर रहे हो। आई मीन प्रैक्टिकल विजडम हमारी अपनी पर्सनल लाइफ्स में, हमारे सोशल सेटअप में मेरा ख्याल है हर जगह अप्लाई हो सकती है। इफ द वर्चुअस एजेंट, if comparing it to a virtuous agent, then it should be something which should be as a virtue should be applied in every setting, be it a professional healthcare setting or a general social setting. Do you agree with me on this or not? Hello, यस डेफिनेटली। डॉक्टर सुमेरा के साथ बाकी सब लोग सो रहे हैं, Madam, जाग how के? on personal situations we'll apply the practical wisdom? देखिए Uh, आप आप मुझे ये बताएं, आपका एक रोल है प्रोफेशनल। सारा सही। बोल रही, सारा आप बोल रही थी ना? जी 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 आपका मैडम एक, जी। हाँ, आपका एक रोल है प्रोफेशनल जहाँ पे आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, ठीक। सही। आपका एक रोल पर्सनल लाइफ में है। सही। उस रोल के बहुत सारे, एक्चुअली जो पर्सनल आपका एस्पेक्ट है उसमें बहुत सारे रोल्स हैं आपके। बिल्कुल यू, ठीक है। आप फ्रेंड भी हैं किसी की, हम्म। आप सिबलिंग भी हैं किसी की, आप सही। डॉटर भी हैं किसी की, यू आर अ सही। मदर टू, यू आर सही। अ वाइफ टू, यस। you are in with your extended some relations too, and यस। you are a neighbor too, and you are some padosi so many people, यस मैडम। ठीक है ना? आपका सोशल जो पर्सनल साइड है वहां पे, और एक प्रोफेशनल साइड है। अब प्रैक्टिकल विजडम आपके ख्याल में क्या सिर्फ प्रोफेशनल साइड पे अप्लाई होगी, या प्रैक्टिकल विजडम का जो वर्च्यू है, जब वर्च्यू कहा जाता है तो जो हम उसको बार बार मैंने उसको हम्म। रिपीट किया कि वर्च्यू वो तब है कि जब वो जब वो कंसिस्टेंटली हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट कंसिस्टेंटली हो। और हमारी पर्सनालिटी में और एम्बेडेड है, सही। हमारी पर्सनालिटी के अंदर वो एम्बेडेड है, और वो हर सिचुएशन में हमें मोटिवेट करता है टू take the right action, to take the right choice, to take the right course, to take the right um, decision. ऐसा ही सही। है। जी जी तो मैडम। तो प्रैक्टिकल विजडम का जो वर्च्यू है वो सिर्फ हेल्थ केयर के ऊपर नहीं खत्म हो जाता, वो हर जगह अप्लाई हो रहा है। इसीलिए तो ये बात हुई कि जो हिस्टोरिकली मैंने आपको जो बैकग्राउंड थोड़ा सा दिया, बिल्कुल, कि एरिस्टोटल के जमाने से जो की वर्च्यूज आए सामने और जो अब तक भी हैं, बेस लाइन में वो वर्च्यूज मौजूद हैं वहां पे। उसमें उन्होंने कहा विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। तो विजडम कोई सही। नई बात तो ना हुई। हाँ, विजडम का आप कह लीजिए कि इसका शेड शायद थोड़ा चेंज हो विद द इवॉल्विंग नीड ऑफ द ह्यूमैनिटी। उसके साथ इसका नाम चेंज हो, इसकी शेप चेंज हो, इसका स्कोप चेंज हो, लेकिन विजडम विजडम रहेगी। स्कोप चेंज सही। होगा क्योंकि हमारा प्रोफेशनल स्कोप चेंज हो रहा है, हमारा पर्सनल स्कोप चेंज हो रहा है, तो विजडम का स्कोप भी एनहांस होता चला गया, लेकिन विजडम विजडम रही।
और विजडम एक वर्च्यू रहा, क्योंकि वो विजडम consistently as wisdom is coming forward through all this era. ठीक है, इसी तरह डूइंग योर ड्यूटी वेल, ये कांट की भी जो थ्योरी है वो इसी के ऊपर बेस कर रही है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के ऊपर बेस कर रही है कि डूइंग योर ड्यूटी वेल, या डियोंटोलॉजी, उसने कहा कि डूइंग योर ड्यूटी वेल, फोकस उनका डूइंग योर ड्यूटी पे है। तो क्योंकि हम हेल्थ केयर सेटिंग के को लेके उस पर बात कर रहे हैं, उसके उसके अंदर चल रहे हैं, तो ये दोनों चीजें प्रोफेशनली जरूर रिलेट करती हैं। ठीक है, इसी तरह वर्चुअस पर्सन, वर्चुअस एजेंट, सिर्फ ये बात नहीं होगी कि उसको वर्चुअस एजेंट इसलिए कहा जाएगा कि वो जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है, बल्कि इसलिए वर्चुअस कहा जाएगा उसको बिकॉज ही और शी एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज जो उस प्रिंसिपल के अंदर फंडामेंटल, उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनको रिकग्नाइज करता है, और उनको रिकग्नाइज करने के बाद उसके उस वर्चुअस एजेंट के अपने वर्चूज हैं जिनके ऊपर वो बेस करके उस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट करेगा। तो वहां पे फिर उसकी एक्चुअली जो उसके अपने अंदर ये चीजें, ये वर्चूज जो एम्बेड हुए हुए हैं उसके अंदर, वो उसकी आइडेंटिटी बनेंगे, वो उस वर्चुअस एजेंट की आइडेंटिफिकेशन बनेंगे। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मतलब ये चीज मेरा ख्याल है कहना सही नहीं होगा, या ये कहा नहीं जा सकेगा कि एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया अगर मैंने यहाँ पे ऑटोनॉमी अप्लाई कर दी तो मैं वर्चुअस हो गई, ऐसे हो सकेगा? वुड दिस बी पॉसिबल कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने यहाँ पे ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया तो सो दैट मेक्स मी अ वर्चुअस पर्सन? वुड दैट बी पॉसिबल? नो। क्यों? मैंने अप्लाई तो क्योंकि किया ना। जैसे कि हम अभी काफी टाइम से बात करें कि वो भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं उसके, एंड वो कॉन्स्टेंटली उनको डिस्प्ले कर रहा होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट आर गोइंग ऑन। वो उसका नेचर होता है जिसको वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से तो इस वजह से यहाँ पे वो कोई प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा होता इस तरह से, तो आई उस थिंक इसकी वजह से इट वुड अच्छा, नॉट बी करेक्ट। आप ठीक कह रही हैं सुमेरा, लेकिन एक बात का को सोचें कि उस प्रिंसिपल के कोई फंडामेंटल्स हैं, ऑटोनॉमी के कोई फंडामेंटल्स हैं, बेनिफिसेंस के कोई फंडामेंटल्स हैं, किसी फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करके वो प्रिंसिपल है ना। बेशक वो रिसर्च एथिक्स में से निकल कर आए, लेकिन वो वल्नरेबल पॉपुलेशन को अप्लाई हो रहे हैं, वो क्लिनिकल एथिक्स में अप्लाई हो रहे हैं, तो कुछ फंडामेंटल्स तो है ना उनके। बेनिफिसेंस का फंडामेंटल्स में है कि आपने पेशेंट को कितना क्या फायदा हो रहा है, आप एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको उससे क्या फायदा हो रहा है, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो रहा है, सोसाइटी एट लार्ज को क्या फायदा हो रहा है, रिसर्च रिस्पोंडेंट को क्या फायदा हो रहा है। फंडामेंटल्स में ये बात तो है। बेनिफिसेंस के मैंने कौन सा अभी किसका नाम लिया था? बेनिफिसेंस का ही नाम लिया था। बेनिफिसेंस के फंडामेंटल्स की मैं बात कर रही थी कि उसके फंडामेंटल्स में ये सारी चीज शामिल है। यस, नाउ व्हाट यू सेड डॉक्टर सुमेरा, कि द एजेंट हु इज acting upon that particular principle or beside that principle, his act or her act will depend upon, will be uh, the foundation of his act will be based upon the virtues that he holds. लेकिन अगर वो उस बेसिक प्रिंसिपल के फंडामेंटल्स को समझता है, उसके फंडामेंटल्स के स्कोप को समझता है, उनकी नेचर को समझता है, तो उसके अंदर जो वर्चूज हैं वो उन फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करके जरूर वो वर्चूज के ऊपर बेस करके अपना एक्ट जो है वो चॉइस करेगा और इस एक्ट को प्रैक्टिकली करेगा।
not just as a duty, but because those virtues are embedded in his character. Those virtues are part of his character. उसके कैरेक्टर का एक कल्टिवेटेड, उसके अंदर एम्बेडेड हिस्सा है। वो उसको सोच के नहीं उनको प्रैक्टिस करना पड़ता, वो उसके कैरेक्टर का इतना इनबिल्ट हिस्सा है कि जब सिचुएशन एट हैंड है तो वो फंडामेंटल्स को समझते हुए, वो समझता है फंडामेंटल्स को और उसके वर्चूज उसके अंदर एम्बेडेड हैं, तो वो जरा वो रास्ता चुनता है, वो रास्ता लेता है जहां पे वो राइट चॉइस भी कर सकता है, करता है, और राइट एक्शन भी करता है। और सिर्फ वो एज ड्यूटी नहीं करता, बल्कि एज एज अ पार्ट ऑफ द वर्चुअस, एज एज द रोल ऑफ अ वर्चुअस पर्सन उसको वो कर रहा होता है। वो चीजें उसके कैरेक्टर का एम्बेडेड हिस्सा होती हैं, वो वर्चूज उसके कैरेक्टर का एम्बेडेड हिस्सा होती हैं। ये चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। प्रिंसिपल वहां होंगे जरूर, और अगर प्रिंसिपल का स्कोप कवर नहीं करेगा या उसका बेंचमार्क सामने नहीं रखेंगे तो फंडामेंटल्स कहाँ से आ रहे होंगे? फंडामेंटल्स किसी प्रिंसिपल से ही एंटेल होके निकल रहे हैं। किसी भी प्रिंसिपल को आप उठा लें, उसके बहुत सारे फंडामेंटल्स होंगे किसी गिवन सिचुएशन में, और उस गिवन सिचुएशन में उन फंडामेंटल्स को, उसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझते हुए अगर वर्चुअस एजेंट हम ले रहे हैं तो वर्चुअस एजेंट के वर्चूज उसको गाइड करेंगे, इंडिकेट करेंगे टुवर्ड्स द राइट choice of action, act and result. Am I making any sense? या मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ? वर्चुअस एजेंट, हमने बात की प्रैक्टिकल विजडम की, जिसको फ्रोनीसिस कहा जाता है, ठीक है। मॉरल चॉइसेस करने के लिए, मॉरल चॉइस वो चॉइस होगी जो कि अगेन हाई मॉरल स्टैंडर्ड पे बेस कर रही होगी। और मॉरल स्टैंडर्ड वो है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करती है, उसको मानती है, उसको अप्रूव करती है, वो मॉरल स्टैंडर्ड बनता है। तो मॉरल चॉइस जो हो रही होगी, या कोई वर्चुअस एजेंट जो है, जो प्रैक्टिकल विजडम भी रखता है, वो ये कैपेसिटी रखता है डिसाइड करने की क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि हम उसको वर्चुअस एजेंट कह रहे हैं, उसमें वर्चूज मौजूद हैं। ऑनेस्टी का वर्चू मौजूद है, एम्पैथी का वर्चू मौजूद है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्चू मौजूद है, करेज का वर्चू मौजूद है, उसके पास प्रैक्टिकल विजडम फ्रोनीसिस का वर्चू मौजूद है, उसके पास डूइंग हिज ड्यूटी वेल डियोंटोलॉजी का वर्चू मौजूद है। तो वो ये कैपेसिटी रखता है कि वो डिसाइड कर सके व्हाट इज राइट and what is good in a given particular case, in any situation. Moral act करना in tamam, a virtuous agent who is holding these virtues, let's say phronesis and deontology, and he knows the fundamentals of, he acts by the fundamentals of the ethical principles as benchmarks. मॉरल एक्ट जो करेगा वो किसी भी गिवन सिचुएशन में, दैट मॉरल एक्ट विल बी रिलेटेड टू टाइम, स्पेस, प्लेस, पर्सन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। वो मॉरल एक्ट जो है वो इन आइसोलेशन तो नहीं हो रहा होगा, वो मॉरल एक्ट उसका किसी भी गिवन सिचुएशन में इट विल बी इंटरलिंक्ड टू सो मेनी अदर थिंग्स। वो मॉरल एक्ट उसका अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी इंटरलिंक्ड होगा, उस पर्टिकुलर टाइम के साथ भी, उस
कॉन्टेक्स्ट के साथ भी, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो मौजूद है, जिस स्पेस में वो मौजूद है, जिस जगह पे वो मौजूद है, जिन लोगों के दरमियान वो मौजूद है, तो उसका मॉरल एक्ट जो है वो इन तमाम चीजों के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, तो वो एक्शन जो है वो मॉरल एक्ट के तौर के ऊपर लिया जाएगा, जब वो उसके वर्चुअस एजेंट के वर्चूज के ऊपर अपना फाउंडेशन रख के वो मॉरल एक्ट डिसाइड किया जाएगा और लिया जाएगा, ये देखते हुए कि ये तमाम चीजें जो उसके साथ उस टाइम पे इंटरलिंक्ड हैं, उसके मॉरल एक्ट के प्रोसेस होने में उनको कितना वो चीज एथिकली कवर कर रही है, तो तब वो मॉरल एक्ट जो है वो कहलाएगा, मॉरल एक्ट कहलाएगा या मॉरल डिसीजन कहलाएगा अबाउट एनी सिचुएशन, क्योंकि उसका रिलेशनशिप जो है वो तमाम तर सर्कमस्टांस के ऊपर, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के ऊपर, उसकी इंटेंशंस के ऊपर, उसकी मोटिवेशन के ऊपर, उसकी डिस्पोजिशन के ऊपर, हैबिचुअल डिस्पोजिशन के ऊपर और उसके वर्चूज के ऊपर बेस करके वो मॉरल एक्ट जो है वो चॉइस करेगा और उसको प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिकल विजडम जो है ना, इन तमाम चीजों में जो वर्चू है प्रैक्टिकल विजडम का, वो हमें एनेबल करता है, इट enables us to arrive or to reach to the point where we can decide the right from wrong, good from bad, ordering of the principles in view of the facts that we have had in our hand। हमारे पास किसी भी सिचुएशन में कोई फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, हम उन फैक्ट्स को भी सामने रखते हैं। वर्चू, प्रैक्टिकल विजडम का जो वर्चू है वो हमें ये एनेबल करता है कि हम किसी भी सिचुएशन में जब सामने हमारे कुछ फैक्ट्स हैं, उस सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हम उस सिचुएशन के मुताबिक ऊपर और नीचे उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि हमारा इंटरेक्शन और भी स्टेक होल्डर्स के साथ हो रहा है, मसलन के पेशेंट के साथ भी हो रहा है, उसकी फैमिली के साथ भी हो रहा है, हमारे और हेल्थ केयर कोलीग्स भी वहां पे शायद कोई और भी इन्वॉल्व हैं, तो हमारा उनके साथ ही एक्शन जो है वो लिंक कर रहा है। तो प्रैक्टिकल विजडम का जो वर्चू है ना, वो हमें उस वक्त सपोर्ट देता है और उस वक्त हमें मोटिवेट करता है टुवर्ड्स डूइंग द राइट action, making the right choice so that to reach to a desired positive end, जो कि उस सिचुएशन के मुताबिक जो भी हो। और अगर हम सिर्फ ये बात करें कि डॉक्टर पेशेंट के मुताबिक, तो फिर डॉक्टर पेशेंट के मुताबिक जाहिर है हम ये चाहते हैं कि पेशेंट का केयर अच्छा हो, पेशेंट की हेल्थ केयर ठीक हो, और we come to the point where the patient is cured and well and has a good quality of life, and the doctor himself has got a good quality of life, practical life, professional life in that particular scenario। तो practical wisdom हमें इस तरह वहां पे enable कर रही होती है इन सब चीजों में। Let's not go into the detail of this definition, ये आपको शायद फिर बहुत ज्यादा ना ओवरवेलम करे, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ड्यूचैम्प और चिल्ड्रेस का नाम तो आपने पिछले सेशन में जरूर सुना होगा सबने, जिनके 4 प्रिंसिपल्स जो कि आप जानते हैं कि ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन मेलेफिसेंस एंड जस्टिस, ये बेसिक 4 प्रिंसिपल्स दे वर गिवन बाय ड्यूचैम्प एंड चिल्ड्रेस, और इन्होंने लिंक किया ऑल द अदर वर्चूज, वर्चू एथिक्स को, प्रिंसिपल्स को, रूल को आपस में लिंक किया थ्रू मोटिवेशन। कहने का मकसद ये है कि इन्होंने ये कहा, ब्यूचैम्प चिल्ड्रेस ने ये क्लेम किया कि मोटिवेशन थ्योरी ये दी इन्होंने कि मोटिवेशन, किसी भी एजेंट के अंदर जो मोटिवेशन होती है, जो ड्राइविंग फैक्टर होता है, जो उसको मोटिवेट करता है, वो मोटिवेशन एक्चुअली इन तमाम बाकी फैक्टर्स को आपस में लिंक करती है।
तो इनको जब लिंक करती है तो उनका ओपिनियन ये था कि टू बी वर्चुअस इज नॉट ओनली टू बी डिस्पोज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ गुड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब ये कि वर्चुअस होना या कहलाना, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि दैट द वर्चुअस पर्सन इज डिस्पोज टूवर्ड्स getting a good state of affairs, getting a good situation working out at their hand, but उसका ये भी मकसद है कि उसकी डिजायर होनी चाहिए कि अच्छा हो। एक्शन होने से पहले उसकी डिजायर ये होनी चाहिए गुडनेस की, अच्छाई की। अच्छाई और गुडनेस की डिजायर उसमें जरूर होनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टांस में उसका गुडनेस चाहना उस सिचुएशन में will be required or needed in order to him to become positively disposed towards acting virtuously in a good situation to make it work better. Are you with me? Yes, ma'am. डॉक्टर, नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ लॉस्ट है। Shall we take a little break? आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई क्लैरिटी, हम उसको क्लियर करते हैं फिर आगे चलते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन के हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये आपके जहन में जो भी बात है आप उसको करिए। राइट और रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, इट्स ऑल डिस्कोर्स एंड एवरीथिंग इज राइट। हम उस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। जी, अभी तक जो हमने वर्चूज किए उस पे आपकी कोई थॉट, आपका कोई क्वेरी, आपकी कोई ओपिनियन? डॉक्टर सुमेरा, डॉक्टर अहमद, अदनान, डॉक्टर और क्या नाम थी, डॉक्टर अनीसा, डॉक्टर सारा, एनीवन? Dr. Sumaira, no contribution at this point? No, I think it's going well. There are very different concepts, but they are being clear as we move on. जैसे आपने काफी सारे ट्रेड्स की बात की, आपने बताया कि इनबिल्ट है, उसमें मोटिवेशन का बहुत आपका एक्ट होता है, और you're discussing all the जो भी ट्रेड्स हैं जो वर्चुअस बनाते हैं, जैसे हमने विजडम के ऊपर बात की और अभी बाकियों की कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा लोडेड लेक्चर है तो इसका मेरे लिए तो इट्स ऑल फर्स्ट टाइम ना, तो मुझे इस तरह से थोड़ा सा कि थोड़ा टाइम लग रहा होता है ग्रास्प करने में, फिर अंडरस्टैंड करने में। इस तरह से क्वेश्चन कोई डेवलप नहीं हो रहा, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट लिसन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बिल्ड माय क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट के क्या होता हाँ, है वर्च्यू। क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब ऑनेस्टली ये बात नहीं है कि आप क्वेश्चन उस तरह पुट फॉरवर्ड करें और आप उससे थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं। मुझे क्वेश्चन का वर्ड नहीं यूज करना चाहिए मेरे ख्याल है। आई जस्ट वांट टू हेयर योर थॉट्स। जो भी इंसान के जहन में इस चीज के वर्च्यूज, तो आपने बात शुरू की ट्रेड्स से, आपने अपने ट्रेड्स से बात शुरू की और मैंने उसी चीज को आगे उसको इनकम्पस किया कि वो ट्रेड्स ही हैं जो कि वर्च्यूज बनते हैं, लेकिन बनते किस तरह हैं और हिस्टोरिकली हमारे पास वर्च्यूज कहाँ से आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, जिनके ऊपर आगे इवॉल्विंग एथिक्स जो है सारी, विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, वो किस तरह इवॉल्व हो रही है और किस तरह उसका कनेक्शन बनता चला जा रहा है चीजों, उन वर्च्यूज का हमारे साथ कनेक्शन बनता चला जा रहा है। और सिंस आई हैव पिक्ड अप द हेल्थ केयर सेटिंग, तो हमारे साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ किस तरह बनता चला जा रहा है। अगर आप सिर्फ यही वर्च्यू ले लें, आप लोगों ने कहा ऑनेस्टी, आप लोगों ने कहा हार्ड वर्किंग, आप लोग हार्ड वर्किंग, डूइंग योर ड्यूटी वेल, कुछ मैच होते हैं आपस में ये? हार्ड वर्किंग, बिल्कुल। हार्ड वर्किंग जिसके अंदर है, ट्रेट है,
तो अगर वो हर वक्त कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कोशिश कर रहा है ना इस बात की कि वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है। तो मैच होते हैं किसी तरह, ऑनेस्टी मैच होती है किसी चीज के साथ। आप अगर अगर इस ट्रेट को होल्ड करने वाला पर्सन, एजेंट, इस ट्रेट को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है हर सिचुएशन में, प्रोवाइडेड कि वो उस बाकी सिचुएशन के सारे फंडामेंटल्स को सामने रख रहा है, उसके अंदर उसके मुताबिक उनके सोच के समझ के फिर वो एक्ट करता है, और ऑनेस्टी का ट्रेड जो है वहां पे अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये चीजें खुद ब खुद आपस में फिर मैच होती हैं, और यही चीजें प्रोफेशनल सेटिंग में या पर्सनल सेटिंग में, इनमें बहुत सारे वर्च्यूज हैं जो कि पर्सनल सेटिंग में जनरलाइज होते हैं, और बहुत सारे वर्च्यूज हैं जो हम उनको प्रोफेशनल सेटिंग में देख रहे हैं। अब जैसे इन्होंने, अब ये इस स्लाइड में आप देखें कि उन्होंने कहा कि हर प्रिंसिपल के अपने वर्च्यूज, मैंने आपसे पहले कहा कि वर्च्यूज इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी में चेंजेस कुछ आते जा रहे हैं, सोसाइटीज में चेंजेस आ रहे हैं, कम्युनिटीज में चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे। अब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में कितने सारे फैक्टर्स हैं जो कि कभी पहले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कॉग्निटिव लेवल बढ़ गया, अवेयरनेस का लेवल बढ़ गया, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, देयर इज सो मच एक्सपोजर टू information is available to so many people, तो चेंजेस आते गए। जब चेंजेस आ रहे हैं, इसी तरह एथिकल कंसर्न्स भी उसमें अराइज हो रहे हैं साथ साथ। तो उन्होंने कहा, ब्यूचैम्प और चिल्ड्रस ने कहा कि हर सिर्फ वो 4 बेसिक जो की वर्च्यूज बताए गए हैं सिंस लॉन्ग, वो अभी भी मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ और भी इवॉल्व हो रहे हैं। कैसे कि जैसे हर प्रिंसिपल का के अपने फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमी के अपने फंडामेंटल्स हैं, इसी तरह इकोनॉमी में उसके वर्च्यूज भी अलग हो जाएंगे। इकोनॉमी के अपने वर्च्यूज हो जाएंगे, नॉन मेलेफिसेंस के अपने वर्च्यूज हो जाएंगे। हम इकोनॉमी कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर फ्री विल, रिस्पेक्ट फॉर फ्री चॉइस, किसी भी आदमी की, किसी भी पर्सन की अपनी फ्री चॉइस। तो जब हम उस इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपके ख्याल में कौन से वर्च्यूज वहां पे आ रहे होंगे? वहां पे रिस्पेक्टफुलनेस आ रही होगी, वहां पे डिग्निटी आ रही होगी एज वर्च्यूज। हम रिस्पेक्टफुलनेस को एज वर्च्यू वहां पे लेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। हम ट्रूथफुलनेस को एज वर्च्यू लेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिटी। हम नॉन मेलोवलेंस को एज वर्च्यू लेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन मेलिफिसेंस। तो प्रिंसिपल्स वही हैं, प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स के साथ वर्च्यूज अराइज होंगे। वो वर्च्यूज हैं जो कि एजेंट्स के अंदर, वर्चुअस एजेंट्स के अंदर वो वर्च्यूज होल्ड करते हैं, और उनको हम एज कंपैरिजन देखते हैं, हम उनको देख रहे हैं एज कंपैरिजन। तो अगर वर्च्यू डिग्निटी का है, अगर वर्च्यू रिस्पेक्टफुलनेस का है, तो फिर autonomy का principle, if the agent is holding these virtues, then he or she will be enabled to fulfill or to respect the principle of autonomy. तो फिर उसको इस फंडामेंटल की समझ होगी कि autonomy एक्चुअली मीनिंग क्या रखता है, autonomy का स्कोप क्या है, अगर वो इन वर्च्यूज को खुद होल्ड करता है, अगर वर्चुअस एजेंट। तो virtues are not something out of this world. Virtues are not something which are not which are absent in the human beings. Virtues are there. सिर्फ ये बात है कि वो traits जो अंदर से निकल कर आ रहे हैं, वो virtue बनते हैं उस वक्त जब वो consistently over a long period of time they are being accepted and of moral high standard, तो वो वर्च्यू बनते हैं। और वर्च्यू जब हम होल्ड, कोई वर्चुअस एजेंट
जब कोई वर्च्यू होल्ड करता है कंसिस्टेंटली, तो वो डेफिनेट बात है कि वो इन प्रिंसिपल्स के फंडामेंटल्स को जरूर समझ रहा हो। वर्चुअस एथिक्स बेसिकली एजेंट के वर्चुअस ट्रेट्स के ऊपर फोकस कर रही है। वर्चू एथिक्स कहती है कि एजेंट के अंदर जो वर्चुअस ट्रेट्स हैं वो उसको एनेबल करते हैं कि वो राइट और रॉन्ग के दरमियान डिफरेंस कर सके, डिफरेंशिएट कर सके, गुड और बैड के दरमियान डिफरेंशिएट कर सके, राइट चॉइस और रॉन्ग चॉइस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सके, और राइट एक्शन का चॉइस कर सके। उसकी डिस्पोजिशन, पर्सनालिटी डिस्पोजिशन, उसकी जो है हैबिचुअल डिस्पोजिशन जो है वो उसको सपोर्ट करती है सिचुएशंस में, इन अप्रोचिंग टुवर्ड्स डिफरेंट सिचुएशन। और उसका एक्शन जो होता है उस तमाम के कॉन्टेक्स्ट में, इन तमाम चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में जब वो कोई एक्ट करता है तो वो एक्ट वर्चुअस एजेंट का एक्ट वो राइट एक्ट लेबल किया जा सकता है। लेकिन अंदर से राइट एक्शन का जो एक्ट है उसका एक फोकस है, उसका एक वेटेज जो है वो बेस कर रही है इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। इंसान के अंदर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जिसके ऊपर उसका राइट एक्ट जो है वो बेस कर रहा होता है। और वर्चू एथिक्स एक्चुअली उन इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, उन इंटरनल ट्रेट्स के ऊपर बात कर रही है। वर्चू एथिक्स उनके ऊपर बात कर रही है, उस एजेंट के इंटरनल रिक्वायरमेंट, इंटरनल वर्चूज, इंटरनल ट्रेट्स जो कि वर्चू बन गए, उनके ऊपर वो बात कर रही है, ना कि सिर्फ कॉन्सिक्वेंस के ऊपर बात करें या सिर्फ डूइंग द ड्यूटी वेल के ऊपर बात करें। वो बात करती है, वर्चू एथिक्स बात करती है एजेंट के वर्चूज के ऊपर, और कहती है कि वर्चूज एनेबल करते हैं किसी एजेंट को टू डू द राइट एक्ट, to do the right choice and reach to the right or the desired consequence. और उसमें उसकी हैबिचुअल जो डिस्पोजिशन है वो उसको सपोर्ट कर रही है, उसका मोटिवेशन उसको उसमें ड्राइव कर रहा है, और उसके वर्चूज उसको बेस दे रहे हैं वहां पे। एग्जाम्पल लें, आप इस एग्जाम्पल को रीड करें। जी, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? बेनोवलेंट, मैंने अभी पीछे बात की बेनिफिसेंस के वर्च्यू में। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? इस एग्जाम्पल पे किसी का कोई ओपिनियन? I must not only provide help to another, but I must do so out of a benevolent disposition and a genuine concern for their welfare. मतलब ये कि सिर्फ हेल्प प्रोवाइड कर देने का जो एक्शन है सिर्फ वो ना हो, बल्कि मैं अगर किसी को हेल्प प्रोवाइड कर रही हूं तो मेरे अंदर उसके लिए जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए। हेल्प प्रोवाइड करने के एक्शन से पहले मेरे अंदर वो जेन्युइन कंसर्न होना चाहिए उनकी वेलफेयर का, उनकी गुडनेस के लिए मेरा पहले ये कंसर्न होना चाहिए, और फिर मैं वो
राइट एक्शन करूं उनको हेल्प प्रोवाइड करने का। अगर सिर्फ राइट एक्शन करूं, हेल्प प्रोवाइड करने का एक्शन कर दूं, तो ये क्या हुआ? ये सिर्फ ड्यूटी बाउंड हुआ ना। एम आई मेकिंग इट क्लियर? Yes. Dr. Sandeep, do you want to say something? अगर मैं सिर्फ हेल्प प्रोवाइड करने का एक्शन करूं, तो ये फोकस कर रहा होगा डूइंग द ड्यूटी। और अगर मैं ये कहूं कि ड्यूटी करने से पहले मेरे जहन में, मेरे कैरेक्टर के मुताबिक, मेरे अंदर ये डिस्पोजिशन हो कि मैं उनके जेन्युइन, उनके वेलफेयर के बारे में पहले सोचूं कि मैं उनके लिए वेलफेयर कैसे करूं, क्या करूं, कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मेरा कंसर्न ये हो, और फिर मेरा एक्शन उसके मुताबिक आगे आए। तो वहां पे क्या चीज रोल प्ले कर रही है? वहां पे मेरा कोई वर्च्यू अपना रोल प्ले कर रहा है। मेरे से मुराद कोई भी वर्चुअस एजेंट जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वर्चू एजेंट का वर्चू वहां पे रोल प्ले कर रहा है, और उसका एक्शन रोल प्ले कर रहा है। दोनों चीजें कंबाइंड होके सामने आ रही है, नॉट जस्ट वन ड्यूटी, डूइंग द ड्यूटी, बल्कि रादर डूइंग द गुडनेस, concerning about the goodness before doing the act. So इसका मतलब ये हुआ कि virtuous disposition का होना, virtues का होना, और well motives का होना जरूरी है किसी सिचुएशन में, किसी सर्कमस्टेंस में appropriate actions लेने के लिए। appropriate action according to in any situation, virtuous disposition, virtues एंड वेल मोटिव्स। मोटिव्स इन सारी चीजों को आपस में लिंक कर रहा है। वो मोटिव, वो ड्राइव है जो एक्शन लेने पे, द राइट एक्शन लेने पे आपको ड्राइव कर रही है। लेकिन आपका बेस जो है वो वर्चुअस डिस्पोजिशन पे है और वर्चूस के ऊपर है। एक और एग्जाम्पल है, आई कंसोल अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड हु इज, मतलब मैं उसको, क्लोज फ्रेंड है, उसकी मैरिज ब्रेकडाउन होगी और बहुत इरिट्रीवेबल सिचुएशन है, कोई उसमें ठीक होने के चांसेस नहीं है, और मैं उसको कंसोल कर रही हूँ। आई स्टेड विद हर लॉन्गर देन वुड बी रिक्वायर्ड बाय माई ड्यूटी टू हिम एज अ फ्रेंड, even if I had to forego a business meeting, thus failed to maximize the greater good. मेरी फ्रेंड है, उसकी मैरिज ब्रेकडाउन हो गई, और मैं उसको कंसोल करने के लिए उसके पास मौजूद हूँ। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मेरा ड्यूटी के साथ है, क्योंकि उस टाइम में मेरी कोई मीटिंग भी थी, बिजनेस मीटिंग, जो कि मैंने छोड़ दी, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ बहुत टाइम के लिए बैठी, जो कि उतने ड्यूटी, एज अ ड्यूटी अगर मैंने उसके साथ बैठना होता तो मैं उससे भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए उसके साथ बैठी, और मैंने अपनी वो बिजनेस मीटिंग भी जाने दी, जिसके एंड में शायद मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों के लिए मैक्सिमाइज ग्रेटर गुड आ रहा होता, लेकिन मैंने वो मीटिंग जाने दी एक फ्रेंड के लिए बहुत टाइम लगा के। तो क्या कमेंट हुआ यहाँ पे, क्या बात हो रही है यहाँ पे? क्या बात हो रही है कि अगर मैं उसके साथ देर तक बैठी भी, और मैंने अपनी एक दूसरी मीटिंग, जिसके जो टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, मैंने वो मीटिंग जाने दी, हालांकि उसके एंड पे, उस मीटिंग के एंड पे अगर मैं वहां जाती, मैं वो मीटिंग अटेंड करती, तो उसके एंड पे ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा लोगों के लिए मैक्सिमाइज गुड सामने आ रहा होता, लेकिन मैंने वो फोरगो कर दिया। आई थिंक इस एग्जाम्पल में अब उसका वर्च्यू है कि दैट पर्सन इज अ गुड फ्रेंड, ठीक है, तो हम्म वो एज अ वो वर्च्यू के थ्रू दैट पर्सन इज विद दिस फ्रेंड,
ठीक है, ना कि द अल्टीमेट गुड ऑफ व्हाट एवरीथिंग एल्स इज हैपनिंग. So that person is concerned with being there for that one person because they're friends, and being a good friend वाला virtue उसके हाँ, ऊपर फोकस है. तो मेरे हिसाब से तो ये इस तरह है. हाँ. आप सही कह रही हो सुमेरा। तो फिर फोकस किस बात पे हुआ? जो आप कह रही हैं वो एक्चुअली आप वैल्यू दे रही हैं उस फ्रेंडशिप को। आपके नजदीक उस फ्रेंडशिप की वैल्यू बहुत ज्यादा है, rather than just staying with her for some time as a duty, कि भाई वो मेरी दोस्त है, बस मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठूं और उसका इस वक्त उसको कंसोल करने की जरूरत है, उसको चाहिए कंसोलिंग, मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठूं और उसके बाद मैं अपनी मीटिंग पे चली जाऊं। लेकिन आपके लिए, बिकॉज द एजेंट होल्ड्स द वर्च्यू ऑफ relating to the or concerning with the goodness of goodness and valuing the friendship, goodness and valuing the friendship जब आपने होल्ड किया तो आपने उस दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में जहां मैक्सिमाइज गुड होना था, हो सकता था, आपने उसको फोरगो किया, क्योंकि आपका वर्चू जो होल्ड कर रहा था अंदर वो ये वर्चू था कि आपकी जो वैल्यू है ज्यादा वो फ्रेंडशिप के ऊपर बेस कर रही है, आप उस गुडनेस को होल्ड कर रही हैं, तो आपने उसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड किया रादर देन मैक्सिमाइजिंग द greater good as a result of that business meeting. So virtue ethics का रोल, वर्चूज नजर आए, इसमें वर्चूज नजर आए, उस एजेंट के वर्च्यू नजर आया, गिविंग वैल्यू टू द फ्रेंडशिप. These are two thought provoking questions for you. Which virtues are necessary for a healthcare provider? And would you consider practical wisdom an essential virtue, especially in people's profession like healthcare? जी, कुछ थॉट्स शेयर करेंगे इसके ऊपर? Which virtues? जी बताइए. लाइक ऑनेस्टी, अगर मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ और ऑनेस्टी इज माय वर्च्यू, और अब मैं हेल्थ केयर प्रोफेशन में इसको देखना चाहती हूँ, तो देखें एक ऐसा है जैसे अगर ये पेशेंट है, इसको स्मोकिंग से लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे ये बताना जरूरी है एज ऑनेस्ट, ये मेरा वर्च्यू भी है और मुझे उसको बताना भी जरूरी है. लाइक अगर ये लेट्स सपोज कि मैंने कोई सर्जरी की और उससे उस सर्जरी से ये कॉम्प्लिकेशन हुई, ठीक है, तो ये एज अ ऑनेस्ट पर्सन मुझे ये बताना भी जरूरी है अपने हेल्थ प्रोफेशन में भी कि ये जो कॉम्प्लिकेशन आपको हुई है, लाइक वुंड इन्फेक्शन इज बिकॉज ऑफ माय टेक्निक फ्लॉ, या जो भी कॉम्प्लिकेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह से अगर हम इसको टैकल करें. एम आई राइट? अच्छा, ठीक है, मतलब ऑनेस्टी का वर्च्यू बिल्कुल वर्च्यू है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए ऑनेस्टी का वर्च्यू होल्ड करना जरूरी भी है। लेकिन साथ फिर मेरे ख्याल है, मेरी मेरी सोच ये कहती है, आप सब भी इसमें कंट्रीब्यूट करें कि शायद वहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी रोल आ जाएगा। ऑनेस्टी भी होगी लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का भी रोल आ जाएगा, हो सकता है ये। देखिए मैडम, अगर अगर एक सर्जरी मैंने परफॉर्म की है, लाइक से कोई भी सर्जरी, जैसे लाइक लाइक एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, और पेशेंट आया नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के साथ फिस्टुलर फॉर्मेशन के साथ, तो अब ये मेरी ऑनेस्टी है ना कि मैं उसको ये बताऊं कि ये कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ सर्जरी, अगर ये सर्जरी बेस्ड कॉम्प्लिकेशन है तो ये हुई है, तो इसको ऑन करना और इसको क्लियरली, चूंकि हम प्री ऑपरेटिव अपने इसके अंदर ये डिफाइन कर चुके होते हैं, तो ठीक इसको है। ये कॉन्फिडेंशियली ब्रीच नहीं है, मतलब पेशेंट को ये पता है, तो मैं इस लिहाज से सोच रही हूँ, मतलब आई डोंट नो. ठीक है, सही है बात आपकी कि अगर आपके सर्जिकल प्रोसीजर के
नतीजे में कॉम्प्लिकेशन आई सामने, तो बिल्कुल ऐसे ही पेशेंट के साथ ऑनेस्टली वो चीज ऑन कर लेना ज्यादा बेहतर है। शायद सिचुएशन कोई और भी हो सकती है जहाँ पे आपका ऑनेस्टी का वर्च्यू जो है होना तो चाहिए बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी का भी रोल आ जाए कहीं पे, तो फिर आपको उस वक्त देखना, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस तरह आप एज अ वर्चुअस एजेंट किस तरह उस सिचुएशन में जो आपके सामने मौजूद है उस वक्त, उसमें किस तरह आप एक्ट करेंगे। तो लाइक मैडम आप ये कहना चाह रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ योर वर्च्यू विद द सिनेरियो। देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिनेरियो तो नहीं कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है किसी भी ठीक है। सिचुएशन में। मैं अभी अगर आपको एक दो एग्जांपल्स आगे दिखाऊं इस हम्म। क्वेश्चंस तो मैंने चले आपको दिखाए। चलिए सॉरी, हाउ एम आई गोइंग टू गो बैक। अच्छा, देखें, ये सेकंड एग्जांपल पढ़ें, इसमें हैविंग एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन एन एमआरआई यूनिट टू विच वन रेफर्स पेशेंट्स। हम्म। ठीक है, ठीक है ना। हम्म। बिल्कुल एजेंट ऐसे ही है। एजेंट होल्ड करता है वर्च्यू ऑनेस्टी का। हम्म। ठीक है, ऐसे ही है। हम्म। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। हम्म। अब एक एमआरआई सेंटर है जहां पे उसने पेशेंट्स को भेजना है, ऑनेस्टी का वर्च्यू क्या कहेगा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट उसमें आ रहा है, तो क्या होगा? अब ऑनेस्टी का वर्च्यू क्या करेगा? होना तो ऐसा चाहिए था कि जहां से बेहतर एमआरआई होना है वहां से कराएं, लेकिन जाहिर बात है इकोनॉमिक जब इंटरेस्ट आएगा तो लोग यही करेंगे कि जहां से एमआरआई से ज्यादा पैसे मिलेंगे उस एजेंट को, तो वो पेशेंट को वहां डाइवर्ट करेगा, अगर मैं सही सोच रही हूँ तो। ये मैंने आप लोगों के लिए एथिकल केसेस इसलिए रखे हैं कि ये इस तरह की चीजें होती हैं बहुत हर वक्त हेल्थ केयर में, ऐसे ही जिन पे होता है। हमें वाकई नहीं समझ आ रही होती, या बहुत देखना पड़ता है चीजों को, बहुत सोचना पड़ता है, और फिर भी कई दफा वर्चू वर्चूज होते हुए, वर्चुअस डिस्पोजिशन होते हुए, कुछ प्रैक्टिकल विजडम भी पास है, डूइंग द ड्यूटी वेल वाला वर्च्यू भी मौजूद है, फिर भी फिर भी एक्शन का चॉइस गलत हो जाता है। तो मैडम वो तो इस वजह से भी होता है ना कि आप ऑर्गेनाइजेशन बाउंड भी होते हैं। अब ये एमआरआई अगर फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशन बाउंड सिचुएशन में हो रहा है और हमारा एज अ ड्यूटी पर्सन ये जरूरी है कि हमें वहीं पे भेजना है, तो हम अगर वर्चुअस भी है, हमें पता है ऑनेस्टी सब कुछ हमें पता है, लेकिन हमें हम्म, भेजना वहीं पर ही है। अब ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट वो वाला आ गया ना कि जहाँ हम ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं वहीं पे भेजेंगे। अच्छा, कोई और इस पे बात करेगा? कोई और अपना थॉट शेयर करेगा इस चीज के ऊपर? आई थिंक बहुत अच्छी इसमें ये डिस्कशन थी कि दो, आप जैसे हम, मैं भी अगर क्लेम करती हूँ कि अच्छा आई एम वेरी ऑनेस्ट और ये, लेकिन दैट्स वेरी राइट कि समटाइम्स हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं जब हमें पता भी होता है कि दिस इज नॉट द राइट एक्शन, बट वी आर समहाउ बाउंड टू डू दैट। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट ना, या हाउ डू यू मैन्यूवर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, और उसमें किस तरह से फिर आपके वर्च्यू का क्या पता वहां पे ना कि क्या आप वर्च्यूज हैं भी या नहीं। ठीक है, जो ट्रेड्स आप क्लेम कर रहे हैं इतने मजे से कि हम तो, हमारे तो ये ट्रेड्स हैं, क्या वो एग्जिस्ट हाँ, करते भी हैं? तो हाँ। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट इस पॉइंट अच्छा, के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ें, इससे अगली पढ़ें सुमेरा। Whether there's a duty to treat all patients who request care, the problem of health care for the poor and the ones of needy. Um, I think it's not humanly possible कि आप हर किसी को ट्रीट कर पाओ ना, तो हम्म,
दो यू वुड वांट टू डू योर बेस्ट, लेकिन हर ह्यूमन की कैपेसिटी होती है काम करने की। और जाहिर सी बात है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। इसी वजह से लोग अलग जाके कुछ एरियाज में अपना अलग से क्लिनिक करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। दो एवरीवन डिजर्व्स केयर, लेकिन सिंगल पर्सन, सिंगल एजेंट कैन गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ केयर टू एवरीवन ना। हम्म। किसी और के तो थॉट्स इसके ऊपर? वैसे बाय फॉर डिस्कशन से हम हमने ओथ नहीं लिया होता, हिपोक्रेट्स ओथ जो हम लेते हैं। जी प्लीज, जरूर, श्योर। आप थोड़ा सा ऊंचा एक्चुअली बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आती है। हाँ, एक्चुअली ये हमारी हॉनेस्टी नहीं है कि हम पेशेंट को अपने रिसर्च के लिए, या हमारे पास कोई हॉस्पिटल से बाउंड्रीज है कि भाई आपको फला हमारे के पास केस ले गया। ये इथिकली रॉन्ग है। ये हमारी हॉनेस्टी कभी भी नहीं हुई है, हमारे वर्चुअल नहीं है कि हमने हिपोक्रेटिक ओथ किया हुआ है कि हम पेशेंट केयर इज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर हमें संदीप, डॉक्टर संदीप प्लीज आप जरा अपने माइक्रोफोन के करीब होइए। अपने माइक्रोफोन के करीब होके बोलें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बात मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आवाज सही है जी मैडम? जरा बेहतर है, हाँ अब बेहतर है। थोड़ा सा करीब होके बोले ना, ताकि क्लियर आवाज आए तो सबको सब उसको सुन सकें और फिर पार्टिसिपेट कर सकें। I was saying that कि भाई this is ethically wrong। ये ethically wrong है कि हम किसी पेशेंट को एमआरआई के मतलब हमें जहाँ पे कंसर्न है वहाँ पे हम एमआरआई के लिए भेज रहे हैं, या किसी पेशेंट के हॉस्पिटल से हमारी कोई बाउंड्रीज है कि भाई आपको फला एमआरआई चाहिए, हम पेशेंट को भेजना है तो हम वहाँ पर भेज रहे हैं। ये ethically आइडियली ये ethically wrong है बिल्कुल। ये हमारी हॉनेस्टी कभी भी प्रूव नहीं करती कि क्योंकि हमने हिपोक्रेटिक ओथ किया हुआ है कि हम एवरी पेशेंट शुड बी इक्वल, हर पेशेंट को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, हॉनेस्टी के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे भले हमारा कोई भी मजबूरी हो, पर ये इथिकली रॉन्ग है। अच्छा, जो मैं समझ सकी हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मफल्ड आती है। आप ये कह रहे हैं कि अ, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, मुझे कुछ इस तरह समझ आई। जी जी बिल्कुल मैडम, कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो किसी हमारे या किसी XYZ के हिसाब से कि भाई ठीक है। हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवानी है। भले हमारी हॉस्पिटल की बाउंड्रीज कुछ भी हो, हमें हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ से कुछ इकोनॉमिकली फायदा भी हो, या फिर अ, हमारा सीनियर बोले कि भाई आपको वहाँ से टेस्ट करवाने हैं पेशेंट के। ठीक है, मैं समझ कुछ इस तरह रही हूँ कि मतलब आप कह रहे हैं कि इक्वली ट्रीट होना चाहिए और हॉस्पिटल से किसी को वापस नहीं जाना चाहिए बगैर ट्रीटमेंट के। ऐसी बात की आपने? जी जी मैडम बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप भी डॉक्टर संदीप। ठीक है, और कोई इसके ऊपर कोई बात करेगा? सारा? चलें दूसरी एग्जांपल देखें टॉप पे। वेदर टू डिस्क्लोज वंस HIV पॉजिटिव स्टेटस। अगेन वही वाली बात है मैडम, पे कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि HIV पॉजिटिव स्टेटस है और आप पार्टनर को ना बताएं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल अदर कलीग को ना डिस्क्लोज करें पेशेंट डिलीवरी के लिए आ गई है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच है, बट अगेन आपको डिस्क्लोज तो करना है, नहीं तो सब कोई हम एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा, हम वर्च्यू एथिक्स पे बात कर रहे हैं ना, हम्म। वर्च्यू एथिक्स पे बात कर रहे हैं। तो आप उस अब चीज अब को देखे ना मैडम, मेरी वर्च्यू यही है ना कि मुझे ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच नहीं करना है, ये हम तो पहले से पेशेंट से बात करते हैं ना। लेकिन ठीक अब है। अगर पेशेंट आ गई है और मुझे ऑनेस्ट भी रहना है, लेकिन मुझे तो जाहिर बात है ये भी देखना है कि मेरे बाकी कोई कलीग, कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोई एक्सपोज ना हो, तो मुझे वो भी हम्म, बताना पड़ेगा। तो ये तो फिर ब्रीच भी हुआ कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। तो फिर मैं किस तरह से ऑनेस्ट रह सकती हूँ उसमें? तो ये थोड़ा सा है मे बी मुश्किल है। पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि ये इस तरह की चीज है कि जिसको हम कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। जो भी
मेन लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर दें कि भाई इनको हमें लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और आपको भी ये ऑनेस्टी मेंटेन करनी है कि अगर आप फर्स्ट करें कोई, जैसे इन्होंने बात की प्रेगनेंसी के प्रोसीजर हो गया या किस तरह की प्रोसीजर, उन पेशेंट को अवेयर करना कि इस सिचुएशन में आपको जो कंसर्न लोग हैं उनको बताना होगा। और बाकी अननेसेसरी गॉसिपिंग के चक्कर में आप जाके दूसरों को ना बताएं, वहां पे अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखें। तो ये एक गिवन सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना वर्च्यू मेंटेन करना होगा इसके अंदर। गिवन सिचुएशन के हिसाब से। ठीक, हमने देखा कितने मतलब कंफ्यूजिंग किस्म के एथिकल डायलेमास सामने आते हैं। उनमें बिल्कुल। ये तो बिल्कुल मैंने आपको बहुत छोटी छोटी सी एग्जांपल ऐसे दी। अ, इससे पीछे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखी हुई थी, फिर मैंने कहा बहुत ये पढ़ें जरा। लेट्स टेक एन इशू लाइक फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। मुश्किल है कि आसान है? हमारे लिए थोड़ा आसान है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े से रूल्स इस पे वो हो गए कि कोई बने हुए नहीं होंगे और इस तरह की चीज होगी कि कोई मतलब हाँ, लेकिन कोई अगर करना चाहे तो वो भी कर सकता है कि अगर डॉक्टर उसके साथ आगे कि रूल्स तो बने हुए नहीं है, अगर हम करना चाहें तो हम तो हेल्प ही कर रहे हैं उसको। वो तो वेरी बात हाँ कंफ्यूजिंग। मुश्किल चीज। देखें, कंसर्न्स बहुत सारे हो जाते हैं। अब हम एथिक्स के थेरीज या एथिक्स के हवाले से सारी बात कर रहे हैं ना। वर्च्यू एथिक्स कैरेक्टर के वर्च्यूज के ऊपर फोकस कर रही है। कांट की थेरी जो है वो कॉन्सिक्वेंस के ऊपर, ड्यूटी बाउंड के ऊपर बेस कर रही है। फ्रीनीसिस है बीच में, जो कि बेसिक हर तरफ से आ रहा है हमारे पास। तो जो इसको देखेंगे, इस इशू को जो देखेंगे, अगर कॉन्सिक्वेंशलिस्ट के हिसाब से देखेंगे, तो फिर वो तो ये सोच रहे होंगे ना कि हम कोई ऐसा लीगलाइज तरीका, जो आपने भी कहा सुमेरा कि हमारे पास अभी कोई रूल्स नहीं है इसके बारे में, तो पता नहीं होगा। वही बात कि वो देखेंगे कि इसका कौन सा लीगलाइज तरीका होगा जो कि जिसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स भी हम देखें और कॉन्सिक्वेंसेस भी सारे लीगलाइज्ड उसके हो जाएं। ठीक है, डियोंटोलॉजिस्ट देखेगा इसको तो वो कहेगा कि जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज क्या हैं। और वर्च्यू एथिक्स वाला जो होगा वो कहेगा, वो सोचेगा कि मैं तो इस किस्म का कोई स्टांस नहीं ले सकता, मैंने तो ये देखना है कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मैं ये पूछूं, उनसे मैं ये देखूं कि ये एक्शन जो होगा ये कंपैशनेट हो रहा है या जस्ट एन एक्शन हो रहा है। सिर्फ पेशेंट के ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि उसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर भी फोकस हो रहा है। इम्प्लीकेशंस किसके ऊपर आ रही हैं? हेल्थ केयर प्रोफेशनल पे भी आएंगी, उसकी फैमिली पे भी आएंगी। एक्शन आउट ऑफ कंपैशन हो रहा है या एक्शन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्शन हो रहा है, असिस्टिंग। तो वर्च्यू एथिक्स वाले उस सिचुएशन में मुख्तलिफ तरीके से सोच रहे होंगे। जो सिर्फ ड्यूटी को देख रहे होंगे वो उसको और तरीके से देख रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि जब एथिकल कंसर्न्स की बात होती है तो सिचुएशंस बहुत मुख्तलिफ होती हैं, और इन रियलिटी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस होती हैं उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हमें उस वक्त एथिसिस्ट को वहां पे उस सिचुएशन में अपनी जो प्रैक्टिकल विजडम है, जो बेसलाइन प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम बेंचमार्क रखते हैं, एथिसिस्ट के अपने वर्च्यूज का एक रोल होता है वहां पे, सारे स्टेक होल्डर्स का जो वहां पे उस सिचुएशन में जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आना होता है, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट जो एंटिसिपेटेड है, उसका उसको नजर में रखा जाता है, रखना चाहिए। और फिर एथिसिस्ट जो है वो उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, उन उन पे बात करते हुए, वो किसी किसी एक डायरेक्शन में
आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करता है। और ये डिसीजंस जो होते हैं कि कोई आसानी से नहीं हो जाते, इनके ऊपर बार बार बात करनी पड़ती है टाइम के मुताबिक। अगर इतना टाइम हो तो एक दफा 2 दफा इनके ऊपर डिस्कोर्स करना पड़ता है, तो फिर कहीं एथिसिस्ट जो है वो शायद किसी डिसीजन पे पहुंच पाए, कोई एक्शन ऐसा कर पाए कि जो कि उसके वर्च्यूज के मुताबिक भी होल्ड कर रहा हो और प्रिंसिपल एथिकल प्रिंसिपल्स के मुताबिक भी शायद होल्ड कर रहा हो। तो फिर वो कोई डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस या डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि सिचुएशंस बड़ी डिफरेंट होती हैं और उनमें बहुत सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और वर्च्यूज का सीखना, प्रिंसिपल्स का सीखना, इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए ये एक थॉट प्रोसेस है। ये जो हम बायो एथिक्स में सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, अभी तक मैं सीख रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ जरूर, लेकिन मैं अभी तक भी सीख रही हूँ कि ये बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, ये बहुत डिफरेंट एंगल ऑफ थिंकिंग है। हम इस तरह नहीं सोचते यूजुअली। मैं आपको एक अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। एक पेशेंट, यंग पेशेंट वेंट वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर पे जाने का रीजन किसी जगह पे भी क्लियर समझ नहीं आया कि वो क्यों वेंटिलेटर पे चला गया। वो आया कोई असेंडिंग पैरालिसिस के साथ था, और विद इन फ्यू आवर्स वो बच्चा वेंटिलेटर पे चला गया। लेकिन कुछ एग्जैक्टली किसी जगह पे भी उसका ग्लास्को कोमा स्केल मेंशन नहीं हो रहा कि वो कितना है जिसकी वजह से वो वेंटिलेटर पे चला गया। अब वो वेंटिलेटर पे तो चला गया बच्चा, एंड नेवर केम आउट ऑफ इट फॉर क्वाइट गुड टाइम, मोर देन अ मंथ और सो, 2 मंथ्स भी गुजर गए, और अब उसको वेंट से ऑफ करने की बात हो रही। और उसमें जो एथिक्स कमेटी के चंद लोग थे, जिसमें मैं भी शामिल थी, तो हमें मतलब बुलाया गया जैसे कि भाई बात करनी है, ये वेंट ऑफ करना है। बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। अब वेंट ऑफ करना इज अ डिसीजन विच इज वेरी डिफिकल्ट। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसकी फैमिली भी है, बच्चा हिमसेल्फ इज अ यंग बॉय, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, हम एज एथिसिस्ट इन्वॉल्व हैं। तो it wasn't easy to talk to all these people, all these stakeholders, and talking to them, doing the discourse with them was actually very, very stressful. हम वर्चूज जो भी होल्ड कर रहे हैं अपने, जिनको हम वर्चू कहते हैं, उनका बहुत क्लैश आ जाता है रियल सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशंस में, क्योंकि वहां पे स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं एक सिचुएशन के अंदर। उस सिचुएशन को हम कौन सा प्रिंसिपल लगा के वहां पे सॉल्व करें, वहां पे उसका डिसीजन लें कि हाँ वेंट ऑफ कर दें। तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हम वेंट ऑफ कर देते हैं इसके तहत, या हम वेंट नहीं ऑफ करते, किस बात के, किस प्रिंसिपल के तहत, किन वर्चूज के तहत हम ये डिसीजन ले रहे हैं या ये एक्शन ले रहे हैं, या इस थॉट के ऊपर चल रहे हैं। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। एथिक्स को सीखना इज कंटिन्यूस, एथिक्स के वे में थॉट प्रोसेस को बनाना इज अ कंटिन्यूस लर्निंग। ये थोड़े थोड़े सेशंस हैं जो आपके साथ अगर हो रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक आप कह लीजिए कि एक्सपोजर है, ये एक एक्सपोजर है। इसको आगे लेके चलना जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी में या ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन में, मेरा ख्याल है थोड़ा सा और भी टाइम चाहिए होता है इन चीज़ों को सीखना, समझना और फिर इनको प्रैक्टिस करना। तो इस वक्त के लिए तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आपके लिए रखी थी कि ये सिचुएशंस हैं जहाँ पे एथिकल थिंकिंग जो है वो अप्लाई कैसे की जा सकती है। और अगर आप पढ़ना चाहें
तो ये एक बुक है वर्च्यू एथिक्स की, जो कि हेल्थ केयर सेटिंग में लिखी गई है। तो दिस इज द रेफरेंस, आप इसको जरूर देखें, आपको थोड़ा सा पढ़ने से शायद कुछ और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। Thank you, ma'am. Thank you.